गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ, आज 3:30 पे क्लास लगानी थी, फिर मैं बताना भूल गया और फिर मुझे लगा कि अगले वीक अपन पूरे वीक 15-15 या आधे आधे घंटे एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। ठीक है, तो उससे अपना सिलेबस थोड़ा अच्छा से चलेगा और मैं आपको ज्यादा चीजें बता भी पाऊंगा। ठीक है। तो ये सॉल्यूशन मैंने बना दिए हैं। ठीक है। इन सॉल्यूशंस को ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक ये सब बता दिए हैं। ठीक है, अगले वीक से अपन करेंगे। ठीक है। हाँ, चिंता मत करो, अभी मैं ये चीज अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। अब इसमें आपने एक चीज देखी होगी, अगर आपने मैच कराया होगा तो आपने यहाँ पर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो देखा होगा, वो एक्सेप्शनल केस आया होगा, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। क्रोमियम का अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया होगा तो वहां पर एक्सेप्शनल लगा होगा, जो आपने लिखने की कोशिश करी होगी वैसा नहीं था। ठीक है। और सेम चीज कॉपर वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको लगा होगा। ठीक है। कॉपर वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आएगा और आपने यहाँ पर 3D9 4:2 किया होगा या फिर 4:2 3D9 किया होगा। नहीं हुआ, 3:30 पे आज क्लास नहीं हुआ। ठीक है ना। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके 4:2 3D9 हुआ होगा। ठीक है। और आपका खुद का क्रोमियम का 4:2 3D4 हुआ होगा, जबकि एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आता है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये वाला फंडा अपन आज क्लियर करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है। ये चीज मैं आज अपलोड कर दूंगा, वहां पर आपके आंसर चेक कर लेना। ठीक है। यहां लिखो स्टेबिलिटी ऑफ फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। कल टेस्ट नहीं है ना। ठीक है। जो आपके पास एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनको याद करो पहले। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो एक्सेप्शनल केस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, वो आपको लर्न करने हैं। ठीक है। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है। ठीक है। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, कॉपर का 4s1 3d10 होगा, 4s1 3d10। कॉपर सिल्वर का भी 5s1 4d10 होगा और गोल्ड का भी 6s1 5d10 होगा। ये आपने पढ़ा होगा, कॉपर सिल्वर और गोल्ड पीरियोडिक टेबल अगर आपके सामने हो तो उस पीरियोडिक टेबल को देखो और वहां पे ऑब्जर्व करो कि कॉपर सिल्वर गोल्ड तीनों एक साथ एक ही लाइन में आते हैं। पीरियोडिक टेबल है आपके पास में? मैंने बोला था ना खरीदने के लिए। हाँ है। AR का मतलब है ऑर्गन। ठीक है। AR का मतलब है ऑर्गन। ठीक है। हाँ, जैसे आपका कॉपर आपका 29 है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है। 3D9 आना चाहिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। ठीक है। बट एक्चुअल में आता क्या है? आता क्या है? 4s1 3D10। ठीक है, इसी वजह से ये एक्सेप्शनल केस होता है। ठीक है। अभी क्लास हुआ है, चिंता ना करो, कुछ भी नहीं छूटा है, अभी क्लास स्टार्ट हुआ है। ठीक है। हाँ, ये ऐसा एक्सेप्शन केस आता है। ठीक है। अब इसमें ये चीज देखो
कि हम लोग इसको कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताओ, कंडेंस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो तो उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से जस्ट पहले कौन सी नोबल गैस आती है। नोबल गैस तो पता है ना आपको, जो पेरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट होती है। यहां लिखो टू राइट कंडेंस्ड form of electronic configuration to write the condensed form of electronic configuration we require to write noble gas configuration in element electronic configuration। उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा का पूरा ये है, तो इसमें से नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ढूंढो। सबसे बड़ी नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ढूंढोगे तो ये आता है। ये किसके बराबर होगा बताइए? आर्गन के बराबर। ठीक है, तो इसको लिख देंगे हम लोग आर्गन 4s1 3d10। इससे क्या होता है, सुंदर लिखता है, सुंदर लगता है, छोटा लिखता है, बार बार उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और आसान दिखता है। ठीक है, इससे ये सुंदर दिखता है, छोटा लगता है, अपने को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, है ना। अब सेम चीज यहां पर देखो, ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सारे के सारे पता होने चाहिए। सब लोग याद करके लाएंगे इनको कल तक। ठीक है, याद करके लाएंगे इनको कल तक। एटलीस्ट कॉपर, इनको तो याद करना ही है आपको। कॉपर को, क्रोमियम को, और प्लेटिनम को, पैलेडियम को, इनको तो याद करना ही है, चार को। लेंथेनम, एक्टिनम और थोरियम, ये याद करने। ठीक है, हाँ, नोबल गैस 18 ग्रुप में आते हैं। सबसे राइट हैंड साइड पे जो ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे नोबल गैस कहलाते हैं। आपके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। ठीक है, नोबल गैस होती है आपकी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडॉन। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। जेड अगर बोला जाए, यहां पर होता है 10, यहाँ 18, और ये 36, ये 54, और ये 86। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर है। ठीक है, ये प्रद्युम्न कुमावत बेटा आपकी तरफ से इश्यू आ रहा है, बाकी सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ, नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो आपको ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और ये याद करना है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है अपन अभी लर्न करेंगे। ठीक है, बेटा ऐसे वंस अगेन का काम नहीं होता है। ये आप बहुत गलत आदत डाल चुके हो। वंस अगेन का काम नहीं, अपने पास सिलेबस इतना ज्यादा है कि मैं वंस अगेन करना लगा तो 3-4 सालों में मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। आपको एक बार में फोकस करना होता है यहाँ पर। वंस अगेन का काम नहीं है बेटा। अगर आपको वंस अगेन देखना है तो आप वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड देख सकते हो। किसी को दोबारा रिपीट करवाना है क्या ये चीज? हाँ, देखो बाकी लोगों को नहीं रिपीट करवाना है, बाकी को एक बार में समझ में आ गया।
एक बार में ध्यान क्यों नहीं देते यार, तुम लोग क्या नोट करते रहते हो? बेटा ओजी भी होता है, ओगिन्सन्स। ओगिन्सन को हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि वो लिमिटेड टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, मतलब वो अपना सिंथेटिक एलिमेंट है। कंडेंस फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी नहीं है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और उससे पहले का जो सबसे बड़ा नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें दिख रहा है कॉमन, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की तरह लिख दो। क्लोरीन नोबल गैस नहीं होता है। जेड, ए भगवान, जेड एटॉमिक नंबर होता है ना बेटा। तुम्हारा को याद कर, मतलब घर पे जाके पढ़ाई नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी यार, बस याद करो, ठीक है। जो यहां पर दिए गए हैं केवल वही याद करने हैं, बाकी अपनी तरफ से मत लाओ। पूरी पीरियोडिक टेबल याद नहीं होती है, ठीक है। हाँ, 6 ही नोबल गैस हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं अगर आपसे बोलूं कि राइट राइट कंडेंस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कंडेंस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। आयरन का लिखो, आयरन का लिखो, क्रोमियम का लिखो, आयरन 2+ का लिखो, बताओ। कंडेंस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, जिनॉन। बताओ कंडेंस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। कंडेंस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा आर्गन 4s2 3d6 होता, जिसका 4s2 3d6 आएगा, ठीक है। अब Fe2+ का देखेंगे तो आर्गन 4s0 3d6, क्योंकि अपन जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी होती है तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं, 4s से निकलते हैं, ठीक है। ठीक है। क्रोमियम का आएगा आर्गन, ठीक है, 4s1 3d5, क्योंकि अपन ने जाना है ये एक्सेप्शन केस है, ठीक है। वेरी गुड प्रिंस राज, वेरी गुड, ठीक है। ऐसे ध्यान रखो बेटा, ठीक है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक, कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, बताओ। कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो कंडेंस फॉर्म में। लिख लिया? गलत प्राज्ञ बेटा, गलत है। ऑर्गन कॉपर प्लस का लिखना है। कॉपर का क्या होता है बताइए? कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहां से देख लो, ठीक है। कॉपर का होता है 4s1 3d10, ठीक है, 4s1 3d10। तो कॉपर प्लस का क्या होगा? 4s0 3d10, जैनिश जैन, ठीक है बेटा, वेरी गुड। 4s 4s0 3 नहीं है, हाँ 4s0 3d10, वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो ये आएगा 4s0 3d10, ठीक है। यहां पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, Mn+5, ठीक है, Mn+2, Mn+2, ठीक है, क्रोमियम +3 और कैल्शियम प्लस, सॉरी, कॉपर +2, इनके इलेक्ट्रॉनिक कंडेंस, राइट, इनके आपको कंडेंस फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के लाना है, ठीक है। लिख सकते हैं 3d10 4s0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सी, एक क्लोरीन एक्सेप्शन नहीं होता है, ठीक है। अब आपने एक चीज देखी होगी, यहां पर देखो, जनरली वी ऑब्जर्व दैट, यहां पर देखो, जनरली Mn+Mn मैग्नीज, generally we observe that half filled
and fully filled orbitals are more stable. ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड में, है ना, मोर स्टेबल या फिर बोलो एक्स्ट्रा स्टेबल। ठीक है, होमवर्क आपको ये अपलोड हो जाएगा, वहां से उतार लेना। ठीक है, इसके पीछे रीजन है, रीजन यहाँ पे लिखो पहले फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्रोमियम का है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने क्या लिखा, आर्गन, थ्री डी फाइव 4s1। इसमें दो इलेक्ट्रॉन तो हो सकते हैं ना, इसमें दो इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। ये चल क्या रहा है तुम लोगों का चैट में, क्या चल क्या रहा है, कॉमेडी चल रही है क्या यहाँ पे? तुम बोलते हो समझ में नहीं आया, जब मैं चीजें कंसेप्ट समझा रहा हूं तो यहाँ पे ध्यान रखो ना, लिखने पे अभी ध्यान मत दो। मैं नोट्स अपलोड कर देता हूँ, हाथों हाथ के हाथों हाथ वहां पर नोट्स बना लिया करो। ये चल क्या रहा है तुम लोगों का? थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या मेरी तरफ से? तुषार सक्सेना, CR-1 का मैंने आपसे पूछा क्या? जेनिश जैन, बेटा मैंने, हाँ समझो, जो जब मैं यहाँ पर समझा रहा हूं तो यहाँ पर समझना पड़ेगा। नोट्स कम से नोट्स आप चाहो तो मत बनाओ, मैं हाथों हाथ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और आपको ठीक है वहां से नोट्स बना सकते हो। मेरी बातें सुन लो, प्रैक्टिस, सवाल सवाल कॉपी में लिखो, जो मैं बोलता हूं वो जरूर करो। ठीक है, हाँ अब देखो, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्या है? हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसलिए आती है, जैसे आपने देखा कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है, दोनों में हाफ फील्ड आ गया। ठीक है, आपने कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा कि जहां पर भी पॉसिबिलिटी हुई वहां पर क्या हो रहा है कि हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड हो जा रहे हैं जो सबशेल है। कॉपर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d10 एंड 4s1। ठीक है, अब यहां पर देखो 3d10 में पूरा कंप्लीट फिल्ड हो गया। ऐसे तो अगर आप लिखते तो कॉपर का 29 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपका 4s2 3d9 आता, पर यहां पर 4s2 3d9 की जगह 4s1 3d10 चला गया। 4s से एक इलेक्ट्रॉन उठकर उधर चला गया। तो ऐसा क्यों हुआ कि इधर 3d10 हो गया और उधर क्रोमियम में भी? क्रोमियम में क्या होता, 3d4 4s2 होता, या फिर 4s2 3d4 होता। तो अगर एस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन उठ के उधर चला जाता है तो इधर क्या होता है 4s1, उधर क्या होता है 3d5। 3d5 मतलब हाफ फिल्ड हो गया। ठीक है, हाफ फील्ड होते ही क्या हुआ कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक सिमेट्री आ गई। एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल में सिमेट्री, बेटा मैं अनम्यूट नहीं कर सकता बेटा अभी, ऐसे सबके डाउट हैंडल करता। अभी मैंने 1.5 घंटे की डाउट क्लास ली है जिसमें सब बच्चों के डाउट तब भी क्लियर नहीं हुए। ऐसे नहीं कर सकते, समझो आप पीछे रह जाओगे। आपके लिए डाउट क्लास के लिए लास्ट के 15 मिनट या 10 मिनट्स होते हैं, और एक्स्ट्रा LN+ पे पूछो।
ठीक है, जब मेरी ज्यादा क्लास होगी तो हो सकता है मैं डेली ना आंसर कर पाऊं, पर कोशिश करूंगा मैं डेली के डेली आपके क्वेश्चन बोल पाऊं। ठीक है, मेरी दूसरे पेज की डाउट क्लास है वो। सिमेट्री इज प्रेजेंट इन अ हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। आपको समझ में आ रहा है? फुल्ली फिल्ड सबशेल, जब सबशेल फुल्ली फिल्ड या हाफ फिल्ड होगा तो एक काइंड ऑफ सिमेट्री होती है, एक चीज दिखती है आपको। दूसरा कंसेप्ट होता है एक्सचेंज एनर्जी का। एक्सचेंज एनर्जी का क्या फंडा होता है कि एक्सचेंज एनर्जी मतलब यूं मानो कि एक्सचेंज एनर्जी को आप बोलोगे द एनर्जी रिलीज, इसकी डेफिनेशन लिखो, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम सबशेल इन डिफरेंट ऑर्बिटल, सेम सबशेल के डिफरेंट ऑर्बिटल, electrons of the same subshell but different orbitals with parallel spin exchange their position, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने का इसका फॉर्मूला होता है कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, ठीक है। ये होता है n इंटू n-1/2 और यहां पर n की वैल्यू होती है नंबर ऑफ पैरेलल स्पिन इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल। ठीक है, दो चीजें हैं, एक तो सिमेट्री है और एक्सचेंज एनर्जी है। समझो, सिमेट्री क्या होती है कि सिमेट्री एक गांव के सरपंच का न्याय जैसा होता है, सबको बराबर बराबर बांट देते हैं, तो उससे क्या होता है समाज में एक अच्छी इज्जत बनती है, एक स्टेबिलिटी आती है। सिमेट्री भी ऐसा है कि आप बैलेंस करके चीजें रखते हो, सबको बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो सिस्टम की एनर्जी कम होती है। सिमेट्री मतलब समानता, हिंदी में अगर बोला जाए तो सिमेट्री मतलब समानता, एक इक्विलिब्रियम तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, बराबर। और एक एक्सचेंज एनर्जी वाला फंडा क्या होता है कि अगर जैसे आपके हॉस्टल, अभी कभी आपने हॉस्टल देखा है? हॉस्टल देखा है ना? हॉस्टल में क्या होता है कि आपका एक ही फ्लोर होता है, एक ही फ्लोर पे अगर एक ही मेंटालिटी वाले दोस्त रहते हैं तो वो आपस में रूम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अगर कोई एक ही मेंटालिटी वाले रूम आप दोस्त आपस में रूम एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो? सेम चीज इलेक्ट्रॉन्स में होता है। रिप्लाई किया करो यस और नो, समझ में आया नहीं आया, यस और नो, वाई और एन भी रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हाँ, सेम चीज इसमें होता है कि जब हम लोग देखते हैं, ठीक है, समझो, सेम चीज इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी लेवल पे हो, सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी लेवल पे हो, और तो वो अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं, एक ही एनर्जी लेवल मतलब सेम सबशेल में हो। ठीक है, सेम सबशेल में हो, जैसे 3p 3d 3f, मतलब 3p 3d 3s, मतलब 3s में तो होगा नहीं, 3p 3d 4f 4p 4f, अगर केवल 4f में रहने वाला इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के हैं तो वो अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके पास बोलूं 3d5, अब बताओ 3d5 में इलेक्ट्रॉन कैसे भराए में आएंगे? बताओ 3d5 में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? 3d5 तो लिख दिया, अब इनके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए कौन सा रूल होता है? हुन्स रूल। वेरी गुड, हुन्स रूल होता है। हुन्स रूल कहता है कि पेयरिंग डज नॉट स्टार्ट until each and every orbital got at least one electron of the parallel spin। ठीक है, 3d5 में सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आया, बहुत अच्छी बात है। तो अब बताइए मुझे 3d5 हो गया, अब इसमें से एक सबशेल में सेम एनर्जी लेवल पे कितने इलेक्ट्रॉन है? एन की वैल्यू क्या है यहां पर? नंबर ऑफ पैरेलल स्पिन इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल 5। तो बताइए एक्सचेंजेस कितने होंगे?
एक्सचेंज होगा, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, 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 ठीक है। ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये इसके साथ, और ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है, ये इसके साथ, और ये इसके साथ। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस आपके हो जाते हैं, काउंट करो, नहीं, टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज होते हैं 5 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये होता है 10 एक्सचेंजेस, ठीक है। नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज्यादा तो आपकी एक्सचेंज एनर्जी भी ज्यादा। बताओ 3D6 में कितने एक्सचेंजेस होंगे? 3D6 में कितने एक्सचेंज पेयर होंगे? नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर। दिमाग लगाओ यार, ऐसे नहीं, तुक्का नहीं, दिमाग लगाओ। एक बच्चे ने आंसर सही दिया, दूसरे बच्चे, हाँ, इसमें भी 10 होंगे, क्योंकि इसमें कितने पैरेलल स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन है? एक बार तो 5 है और एक बार 1 ही है, ठीक है। एक बार तो 5 इलेक्ट्रॉन है पैरेलल स्पिन के, एक बार 1 ही है, समझो। एक बार अपवर्ड स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन है पैरेलल स्पिन के? 5, और डाउनवर्ड स्पिन के उसके साथ कोई है क्या? नहीं, 1, तो 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला, क्या ये डाउनवर्ड स्पिन वाला, क्या डाउनवर्ड वाला किसी के साथ एक्सचेंज कर सकता है क्या? मुझे बताओ, क्या किसी के साथ एक्सचेंज कर सकता है क्या डाउनवर्ड स्पिन वाला? नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सचेंज करने के लिए जरूरी है कि स्पिन का होना सेम है। तो आप देखोगे तो डाउनवर्ड वाला कभी भी एक्सचेंज नहीं करेगा, अपवर्ड वाला एक्सचेंज करेगा। तो आपके फिर नंबर आएगा 5 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये 10 आएगा, ठीक है। हाँ, अब बताइए, तो आपने देखा कि D5 देखा और D6 देखा, है ना? अब मुझे बताइए, दोनों में एक्सचेंज एनर्जी क्या बराबर है? सही है, दोनों में एक्सचेंज एनर्जी बराबर है। अब एक एनर्जी का और लर्न करो, रुको, पेयरिंग एनर्जी लिखो यहां पर, पेयरिंग एनर्जी। इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी required to pair a set of electron in an orbital। अब बताओ, क्या यहां पर दो इलेक्ट्रॉन को, दो अपोजिट इलेक्ट्रॉन को पास पास ला रहे हैं, तो क्या पेयरिंग हो रही है? ठीक है, 7 नहीं होगा पहले वाले का, 4, 3, 7, तो 9 और 1, 10, पेयरिंग हो रही है। पहले वाले का 7 नहीं होगा, ठीक है, पेयरिंग हो रही है। तो पेयरिंग कराने में आपको एक पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि जबरदस्ती उनको फिट कराना है आपको। अब एक हॉस्टल के एक रूम में एक की जगह 2 आपको बंदे डालने पड़े, दूसरे बंदे को भी डालना पड़े, तो थोड़ी दिक्कत तो होगी ना। सेम वैसे, अब बताओ यहां पर पेयरिंग भी कितना है? तो अब मैं आपसे बोलूं 3D5 और 3D6 में एनर्जी का प्रोफाइल में बोलूं, तो 3D5 में एनर्जी एक्सचेंज एनर्जी तो निकल गई, दोनों में बराबर, माइनस ही, क्योंकि दोनों में बराबर 10 नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो ई कितनी है? 10 नंबर ऑफ एक्सचेंजेस की वजह से, ठीक है। अब 3D5 और 3D6 में से ये बताइए किसके अंदर पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ रही है? 3D6 में, वेरी गुड, यहां पर पेयरिंग एनर्जी है। तो बताइए सिस्टम में एनर्जी किसकी ज्यादा है? किस सिस्टम की एनर्जी ज्यादा है? 3D6 वाले की।
तो बताइए स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई? 3D5 वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा हुई नहीं हुई? तो रीजन यही तो है, हाफ फील्ड की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कैसे? क्योंकि यहां पर इसकी एनर्जी कम है, नहीं सॉरी, इसकी एनर्जी कम है यहां पर। 3D6 में ही तो पेयर हो रहा है, देखो तो बेटा, 3D6 में ही तो पेयरिंग आ रही है। 3D5 में तो 5 आ गए, अब 3D6 में एक और इलेक्ट्रॉन आया तो उसे एक ऑर्बिटल में घुसना पड़ा ना, ठीक है? तो एक ऑर्बिटल में घुसना पड़ा तो उसकी एनर्जी बढ़ गई। अगर सिस्टम से एनर्जी ज्यादा से ज्यादा निकलती है, एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा से ज्यादा निकलती, तो स्टेबिलिटी आती। हाँ, सिस्टम से एनर्जी ज्यादा से ज्यादा निकलेगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। अगर सिस्टम में एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, जुड़ेगी सिस्टम में एनर्जी, तो वो अनस्टेबल करेगी उसको। ठीक है सर? बात एक ही होती है, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस या नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर, बात बराबर ही होती है। अब बताओ D7 में कितने नंबर ऑफ एक्सचेंजेस होंगे? बताओ 3D7 नंबर ऑफ एक्सचेंजेस या फिर नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर? बताइए। वेरी गुड वेरी गुड, 11 11 11। अब बनाओ प्रोफाइल इसका, प्रोफाइल बना के काम करो, डायग्राम बनाओ। देखो 1 2 3 4 5 6 7, बताओ पैरेलल स्पिन के कितने हैं? एक जगह तो अपवर्ड स्पिन के तो 5 हैं, और डाउन स्पिन के कितने हैं? 2 हैं। तो बताइए यहां पर 5 × 5 - 1/2 एंड 2 × 2 - 1/2, तो यहां पर ये दोनों को जोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 + 1 = 11 एक्सचेंज पेयर। आया समझ में? बताओ 3D8 में कितने एक्सचेंज पेयर होंगे केवल फॉर्मूला से? बताओ 3D8 में कितने एक्सचेंज पेयर होंगे? यार दिमाग लगाओ यार, ऐसे भी है, ऐसे मजाक की बात नहीं है। हाँ, 5 तो ऊपर वाले और बाकी 3 नीचे वाले। तो कितना आया ये? 13। वेरी गुड। 3D9 में भी कैलकुलेट कर लो और 3D10 में भी कैलकुलेट कर लो, बताओ। 3D9 में कितने होंगे? 5 × 5 - 1/2 + 4 × 4 - 1/2, तो ये कितने हो गए? 16, और यहां पर हो जाएगा 20। सबको क्लियर हुआ है नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर कैलकुलेट करना? तो अब मुझे बताएगा, अब मुझे आप अपनी अपने दिमाग लगा के बताओ, बताओ किसमें एनर्जी ज्यादा, कौन सा सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा? क्योंकि नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर बढ़ते चले जा रहे हैं तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, 8 9 10 इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना? अब ओवरऑल ऑर्डर देखूं मैं, तो यहां पर देखना जरूरी है आपका D5 > D6 बट < D7। ठीक है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद करना है। ठीक है हाँ, याद कर लोगे? बोलो, याद है? D5 > D6
और D5 ग्रेटर देन D6, ठीक है, याद हो गया। ऊपर वाला का ये एनर्जी का ऑर्डर है, नहीं एनर्जी का नहीं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। एक्सचेंज एनर्जी बढ़ रही है, मतलब ज्यादा से ज्यादा सिस्टम से एनर्जी बाहर निकल रही है, मतलब सिस्टम के पास एनर्जी कम होती जा रही है, समझो, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। D6 काहे ज्यादा स्टेबल होगा, अभी तो समझाया है, उसमें पेयरिंग आ जाता है, पेयरिंग एनर्जी, अभी तो समझाया, भूल गए क्या? हाँ, D5 D6 से पहले आएगा स्टेबिलिटी में, D5 की ज्यादा स्टेबिलिटी है, ठीक है। चंदन कुमार अभी समझाया तो सही बेटा, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है। हाँ, अब ये वाली स्टेबिलिटी क्रोमियम में होती है बट कार्बन में नहीं होती है। जैसे क्रोमियम में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s 1 3d5 होता है, 3d5 हाफ फिल्ड कर लिया, जबकि कार्बन में आप ये नहीं करते, कार्बन में आपका 2s2 2p2 ही रहने देते हो। आप इसको ऐसे, आप इसको 2s2 आप इसको ये हीलियम 2s1 2p3 नहीं करते, ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। कार्बन में ये नहीं करना होता है, हाँ वही बता रहा हूं, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका यू समझो, ठीक है, इनिशियली 4s2 3d4 होता, पर जो ये एक्साइटेशन एनर्जी है, एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब समझते हो ना, दो ऑर्बिटल के जितना एनर्जी डिफरेंस होता है वो, मीनल बेटा कौन सा ऑर्डर रॉन्ग है? D8 एंड D7 वाला कहां से देखा बेटा आपने, मुझे भी दिखाओ यार। क्या लिखा है मैंने, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, हाँ क्या देखा बेटा आपने यहाँ पर? यार आप लोग गजब हो यार, कोई बता रहा है कार्बन में नियोन आएगा, हाँ कोई गजब काम कर रहे हो यार तुम लोग, हाँ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो कि मेरा गलत है। बेटा इसमें देखो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने होंगे, अपन ने कैलकुलेट किया, D8 में एक्सचेंजेस कितने का बताया अपन ने, 13, यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने हैं आपके, यहाँ पर 11 आए और यहाँ पर 10, यहाँ पर एक्सचेंज भी हुए प्लस पेयरिंग भी हुई, तो पेयरिंग की वजह से कम हो गया। और जिसे जितने ज्यादा एक्सचेंज बढ़ेंगे, जितने जितने ज्यादा एक्सचेंजेस बढ़ेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि एक्सचेंज बढ़ने से एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, तो D8 में सिस्टम की एनर्जी सबसे कम होगी, नहीं समझे? एक्सचेंज एनर्जी बढ़ती है तो सिस्टम से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है, सिस्टम स्टेबल हो जाता है। इतना सा चीज नहीं समझ में आ रहा आपको? संस्कार बेटा अभी तक सो रहे थे क्या? इसको याद करो, ठीक है। एक्साइटेशन एनर्जी हाँ, पेयरिंग एनर्जी डोमिनेट नहीं करती है, एक्साइटेशन एनर्जी डोमिनेट करती है, ठीक है। जब एक्साइटेशन एनर्जी बराबर है
हम लोग पेयरिंग एनर्जी तभी कंसिडर करेंगे when excitation energy is equal, when when exchange energy is equal, then we will consider pairing energy. ठीक है, अब यहां पर देखिए कि यहां पर अब यहां पर क्रोमियम में क्या होता है, ये एक्साइटेशन एनर्जी है डेल्टा एक्साइटेशन, ठीक है। ये डेल्टा एक्साइटेशन आपके पेयरिंग एनर्जी से कम है का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर आप यहां पर लेते हो क्रोमियम और कॉपर, सॉरी क्रोमियम एंड कार्बन, तो आप देखते हो क्रोमियम में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था 4s2 एंड 3d4, ठीक है। और कार्बन में होना चाहिए था, कार्बन में 4 होता है एक्चुअली 2s2 एंड 2p2, ठीक है। ये होगा 4s2 एंड 3d4, ठीक है। हाँ, तो अब बताइए यहां पर कि जो इसमें ऐसा होता है कि ये एक्साइटेशन एनर्जी जो एक्साइटेशन एनर्जी है, ठीक है, ये एक्साइटेशन एनर्जी अगर इसको डेल्टा ई से रिप्रेजेंट किया जाए तो ये कम होती है और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि एक्साइटेशन एनर्जी कम होती है और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है। तो मैग्नीट्यूड लिख लो, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो आपको पेयरिंग एनर्जी ज्यादा, यूं समझो कि अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो या तो पेयरिंग कराओगे, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, या फिर एक्साइटेशन करा के आप ऊपर भेज दोगे, एक्साइटेशन में कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कौन सा चांस सही है बताओ, एक्साइटेशन कराना है कि पेयरिंग करानी है? एक्साइटेशन मतलब लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में भेजना, एक्साइटेशन कराते हैं क्योंकि एक्साइटेशन में कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आज में क्या होता है कि एक्साइटेशन में कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये हो जाता है 4s1, ठीक है। इसमें प्रोबेबल रीजन ये बताया जाता है, और एक्साइटेशन में कम एनर्जी दे दी और उसके बाद क्या हुआ, वहां पर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ गए। अगर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ गए तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ते ही आपका बस देखो यहां पर क्या हो गया, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ते ही एक्सचेंज एनर्जी खूब सारी रिलीज हो गई। तो उस वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का 4s1 3d5 की तरह एग्जिस्ट करता है। जबकि यहां पर क्या होता है कि डेल्टा एक्साइटेशन एनर्जी काफी ज्यादा होती है कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। जो गैप होता है ऑर्बिटल्स में 2s और 2p में कार्बन में, वो बहुत ज्यादा होता है, तो एक्साइटेशन एनर्जी ज्यादा होती है, तो इस वजह से एक्साइटेशन नहीं होगा, पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। यहां पर इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। गलत माना जाएगा, 4s2 3d4 लिखा हुआ है तो गलत है। ये आपको फाइंड आउट नहीं करना है कुछ भी, बस रीजन याद करना कि एक्साइटेशन एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी का रीजन है, ठीक है। नोट कर लिया है, इस इसको बाद में बना लेना आप, ठीक है। अब अपन स्टडी करते हैं मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर में होता है पहला पैरामैग्नेटिक और दूसरा होता है डायमैग्नेटिक।
ठीक है। हाँ, पेयरिंग कराने पर एनर्जी इंक्रीज होती है। बेटा एलिमेंट की कभी भी स्टेबिलिटी की बात नहीं करते अपन। एलिमेंट की स्टेबिलिटी बात करना मतलब ब्रह्मा जी पे अपने को सवाल जवाब उठाने जैसी बात हो जाती है बेटा, वो कभी भी नहीं करते अपन। एलिमेंट की स्टेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अपन केवल ऑर्बिटल्स में रहने वाला इलेक्ट्रॉन या फिर उनमें सबशेल की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, ये लिखो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होते हैं हैविंग अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पैरामैग्नेटिक क्या होंगे? जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब समझते हो ना, कि अगर किसी ऑर्बिट, बताओ किसी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर 2 से कम आए तो क्या होगा? केवल 1 इलेक्ट्रॉन आए तो वो ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड नहीं होगा, वो अनपेड हो जाएगा। अनपेड होता है हैविंग ऑर्बिटल्स विद 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हैविंग अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब है ऑर्बिटल जिनमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, डायमैग्नेटिक स्पीशीज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डायमैग्नेटिक स्पीशीज कौन सी होती है? जिनमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, यहां पर देखो, सब्सटेंस विच गेट अट्रैक्टेड, which get attracted by magnetic field। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्टेड होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक। पेड इलेक्ट्रॉन को अनपेड कैसे कर सकते हैं बेटा? आदित्य, बिना सर पैर के सवाल कैसे पूछ रहे हो आप? ठीक है, सब्सटेंस विच गेट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड या इन प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पर बोलेंगे विच गेट स्लाइटली रिपेल्ड, मतलब स्लाइट रिपल्शन होगा। ठीक है, एक में अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा और एक में सारे ऑर्बिटल्स के में पेयरिंग होगी। जितने भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें पेयरिंग होगी। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में स्लाइटली। ठीक है, और जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो हल्के से रिपेल्ड होते हैं। ठीक है, ये कलर्ड होते हैं जनरली, क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो एक्साइट हो सकता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है, तो उसकी वजह से वो जब एक्साइट होकर डी एक्साइट होता है तो आपका एक्साइट मतलब हायर ऑर्बिटल्स में जा सकता है एनर्जी लेके, और जब हायर ऑर्बिटल से नीचे आएगा तो वो रेडिएशन इमिट करेगा, तो वो कलर शो करेगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर शो कर सकते हैं। यहां लिखो ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जनरली कलरलेस। ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू 0 होता है, और यहां पर म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगा पैरामैग्नेटिक के लिए। और मैग्नेटिक मोमेंट डायमैग्नेटिक के लिए म्यू इक्वल टू 0 होता है। इस मैग्नेटिक मोमेंट को अपन स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया है मोमेंट, 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 मूवमेंट, दी मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट।
ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। इसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू बीएम। बीएम का मतलब होता है बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, और यहां पर एन होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर 0 है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? किसी सब्सटेंस में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? वेरी गुड, 0। ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? √3। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब यहां पर मैं कुछ वैल्यू लिखा देता हूं। एन म्यू इन बीएम एग्जैक्ट। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट एक क्वांटिटी है कैलकुलेट करने के लिए। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक मोमेंट, यहां पर एनी कर लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इससे पता चलेगा। मैग्नेटिक मोमेंट एक्चुअली ये बताता है कि आपका कैलकुलेशन है, यूं मानो कैलकुलेशन है आपके लिए, सिंपल सी बात है। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बताने के लिए कैलकुलेशन है। अगर यहां पर आप देखो, अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो म्यू क्या होगा बताइए मुझे। बी का बीएम का मतलब बोर मैग्नेटॉन, ये यूनिट है, 0। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी, ये भी 0। बताइए एन इक्वल टू 1 है तो म्यू की वैल्यू क्या होगी? वेरी गुड, √3। इसका एग्जैक्ट वैल्यू होगा 1.73। बताओ एन की वैल्यू 2 होगी तो क्या होगा? √8। बताओ, ये क्लास के टाइम पे मुझे कौन मैसेज कर रहा है यहां पर? ये व्हाट्सएप चलाना क्लास के टाइम पे, क्या तुम लोगों का पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट नहीं है क्या? इसको होगा 2.83 बीएम। कई बार आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसमें आपसे पॉइंट में आंसर मांगा जा सकता है, तो आपको ये पॉइंट वाली वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है तो आप 3 से कैसे निकालोगे म्यू की वैल्यू? हाउ टू फाइंड म्यू वैल्यू, बेटा वही तो कर रहे हैं अपन। जेनिश, अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है तो म्यू की वैल्यू कितनी होगी? पुट करो यहां पर, √3 × 3 + 2 बीएम। तो ये कितना हो गया? √15। तो ये हो जाता है 3.87 बीएम। ठीक है, अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है तो क्या होगा? बताओ, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है तो √24 बीएम। ये होता है 4.89। ठीक है ना? अब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है तो बताइए कितना होगा? हाँ, √35। बताओ कितना होगा ये? 5.92। ठीक है, हाँ। अब कैलकुलेशन करना है आपको, ठीक है? लिख लिया सबने ये? मुझे बताओ एफई में मैग्नेटिक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। म्यू की वैल्यू बताओ एफई के केस में।
आयरन का केस में बताओ, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको आयरन के केस में, और उससे आपको फिर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालनी है। बताओ, सब लोग आंसर करो। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए इस चीज के लिए। हाँ, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d6 4s2। तो 3d6 में देखोगे आप 4s2 तो फुल्ली फिल्ड है। 3d6 में देखोगे तो 1 2 3 4 5 फिर 6, तो आपके 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उसके हिसाब से म्यू कितना हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू √4 इंटू 4 प्लस 2 bm। कितना है ये, 4.89। ठीक है, वेरी गुड, 4.89 या 4.9। ठीक है, अब मुझे बताइए क्रोमियम+3 में, क्रोमियम+3 में मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी। बताओ, क्रोमियम+3 में मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी। क्रोमियम+3 में मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी। हाँ, लोग दिमाग लगा रहे हैं लोग यार, कुछ लोग तो गलती करते जा रहे हैं पर कुछ लोग दिमाग लगा रहे हैं। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन, क्रोमियम का लिखो पहले, आर्गन 3d5 4s1। अब क्रोमियम 3+ का लिखोगे तो ये होता है आर्गन 3d3 4s0। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, यहां पर लिखूंगा तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाँ 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग म्यू की वैल्यू कितनी होगी, प्रैक्टिस करो, 3 इंटू 3 प्लस 2। ठीक है, 3.87 bm। देखो कई बार क्या होता है आईआईटी में प्रॉब्लम्स ही आती है, आपको प्रॉब्लम्स पे आना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम्स आनी चाहिए सोल्व करना, मेन पॉइंट यही होता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो, इस Mn+7 पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक स्पीशीज, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। बताओ Mn+7 पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, सब बताओ। Mn+7 पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक। ठीक है, यहां पर मैं होमवर्क दूंगा, वहां पे आपको क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई अमंग द फॉलोइंग whether each is diamagnetic और पैरामैग्नेटिक। यहां पर मैं होमवर्क दूंगा, आपको होमवर्क करके लाना है। ठीक है, Fe2+, Fe3+, Cu+, Cu2+, Mn+5, Cu3+, Ni+2, Ni+4, पैलेडियम Ag++। ठीक है, हाँ, इन सबको क्लासिफाई करना है आपको। ठीक है, वेदर ईच इज डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। एक भी बॉक्स में अनपेड हुआ तो भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा वो, अनपेड होना ही नहीं चाहिए।
Mn +5 है बेटा, +5। Cu3+, Copper 3+, पैलेडियम। आपने आपने कुछ भी नहीं पढ़ा क्या यार? पेरियोडिक टेबल भी नहीं देखी क्या? पीडी का क्या पूछ रहे हो? पैलेडियम है बेटा, Na+2 Na+4। अरे भगवान, पेरियोडिक टेबल याद करो, ठीक है। इसके बाद एक और कंसेप्ट है अपना, हाउ टू फाइंड पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। सवाल आ रहा है मेरे पास, हाउ टू फाइंड पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। हे भगवान यार, गजब काम हो रहा है यार तुम लोग, है ना। टीचर को मतलब जान निकाल। अभी तक वही तो पढ़ तुषार बेटा कोई फास्ट नहीं चल रही, आप पॉइंटर्स पे याद रखो, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक निकालना। आप जब चीट करोगे ना तो आपको पता चलेगा कितने इजी इजी कंसेप्ट है। डायमैग्नेटिक के केस में म्यू की वैल्यू 0 आती है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पीडी का मतलब पैलेडियम, पेरियोडिक टेबल में देखना पीडी का सिंबल कहां पर है, ठीक है, पैलेडियम है। पेरियोडिक टेबल से देखना, जो नहीं मिले वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, अब अपन पढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मैं इसके रूल लिखवा देता हूं, ठीक है। अब समझो, रूल के बारे में चिंता मत करो, अभी समझो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज क्या है? न्यूक्लियर चार्ज की फील आई? अभी तक तो 3D वाले एलिमेंट ही लिए हैं, ये पैलेडियम 4D वाला है। न्यूक्लियर चार्ज का फील आया? न्यूक्लियस की तरफ से जो अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब मान लो यहां पर न्यूक्लियस है, किसी बच्चे ने एक सवाल पूछा भी था मेरे से, है ना। अब आपका ये न्यूक्लियस है मान लो, और यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये पता है आपको, यहां पर दूसरे इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो। तीसरी तीसरी शेल में भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी बताया था मैंने, ठीक है। हाँ, अभी तो मैंने क्या बताया ही नहीं, क्या पूछा था, आप पूछा था, ठीक है। अब बताता हूं, आपने एक चीज देखी कि न्यूक्लियस तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये समझ में आया? हाँ। अब बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्शन देंगे? क्योंकि सेम चार्ज है वो। तो अब आप बताओ, इस इलेक्ट्रॉन पे अगर देखा जाए, इस वाले बेचारे इलेक्ट्रॉन को देखा जाए, इस वाले इलेक्ट्रॉन को,
तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि इधर एक तो पुल आ रहा है, ठीक है, नहीं इस वाले इलेक्ट्रॉन को मत देखो, ये थोड़ा गलत पड़ेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को देखो, इस वाले को, बाहर वाले को। इस वाले इलेक्ट्रॉन पर एक तो आ रहा है न्यूक्लियस का चार्ज जेड। भाई जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, और नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज आएगा, जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उतना ज्यादा चार्ज होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड है। सही है गलत? नहीं बेटा, नहीं बेटा, बेचारा होता है इलेक्ट्रॉन, बेचारा होएगा, देखना भी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जेड के प्रपोर्शन है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ज्यादा फोर्स आएगा। अब यूं समझो कि ये इलेक्ट्रॉन इधर तो जेड, ये जेड की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, पर क्या इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, इन सब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या ये रिपल्शन फील नहीं कर रहा? क्या फोर्स ऑफ रिपल्शन? आप सोचो कि वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन तो फील कर रहा है और उसको रिपल्शन भी फील हो रहा है। अब थोड़ी स्टोरी से समझाऊं इसे। इसमें क्या चल रहा है? प्रेम कहानी, लड़का और लड़की के बीच में प्रेम कहानी, ठीक है। एक को, दोनों को एक दूसरे से अट्रैक्शन है, अफेक्शन है, दोनों को एक दूसरे के पास रहना है, पर बीच में आ जा रहे हैं घर वाले, घर वाले रिपल्शन कर रहे हैं। या फिर एक और लैंग्वेज में समझाऊं, उसमें थोड़ा डिटेल दे पाऊंगा मैं, इसमें डिटेल नहीं दे रहे। आप हो और आपका एक दोस्त है, दोस्त आया कि भाई क्रिकेट खेलने चल, बाहर से आवाज दी उसने कि क्रिकेट खेलने चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसने आवाज दी, तो आप अंदर बैठे हो, आपका और आपके दोस्त का अट्रैक्शन है, पर आपके और आपके दोस्त के बीच में आपको मम्मी जी से परमिशन लेनी है, चाचा जी से परमिशन लेनी है, पापा जी से परमिशन लेनी है। उनका रिपल्सन आएगा नहीं आएगा? अगर उनका रिपल्सन ज्यादा होगा तो आपके और आपके दोस्त के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि आप कम मिल पाओगे। सेम चीज यहां पर हो रही है। यहां पर क्या हो रहा है कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन तो है न्यूक्लियस के साथ में, बट अंदर वाले इलेक्ट्रॉन उसे रिपेल कर रहे हैं। मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर अट्रैक्शन तो है, पर अंदर वाले उसे शील्ड कर रहे हैं। शील्ड मतलब प्रोटेक्ट करना। फालतू की बातें ना करो, स्टोरी समझने के लायक होती है, स्मार्ट, थोड़ा स्मार्ट रहो। अंदर से रिपल्शन आ रहा है, शील्डिंग हो रही है, परिवार शील्ड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो उसे न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाने दे रहा, शील्ड कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं अपन शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, अगर ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या शील्डिंग बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। अगर बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो शील्डिंग बढ़ेगी। अब बताओ, यहां वाले ज्यादा शील्डिंग लगा रहे हैं कि यहां वाले ज्यादा शील्डिंग लगा रहे हैं? बताओ, एक वाले ज्यादा शील्डिंग लगा रहे हैं, एक वाले, या फिर दो वाले ज्यादा शील्डिंग लगा रहे हैं? बताओ ढंग से। दो वाले, क्योंकि दो वाले एकदम सामने खड़े हुए हैं। पास वाला तो क्या करेगा, किसे रोकेगा? ज्यादा से ज्यादा हाथ पकड़ लेगा। दूसरा तो सामने खड़ा हो जाएगा ना। समझो, डायरेक्ट कन्फ्रंट हो रहे हैं। एक तो ऐसे रिपेल कर रहा है साइड से, ऐसे, है ना, और एक डायरेक्टली ऐसे रोक रहा है। और दो से भी अच्छे तीन वाले। ठीक है। अब इसको ही कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या निकालते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आप समझो ना, न्यूक्लियस का तो जोर कम हो गया ना, उसपे तो
न्यूक्लियस का तो जितना लगाता था उससे तो कम लगा ना अट्रैक्शन, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन ने बाहर वाले को पुश भी कर दिया। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया वो दोबारा लेक्चर देख लेना। जेड इफेक्टिव यहां पर लिखेंगे जेड माइनस सिग्मा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड इफेक्टिव से, उसको लिखते हैं जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा होता है शील्डिंग कांस्टेंट। ठीक है, सिग्मा बोलते हैं शील्डिंग कांस्टेंट को। अगर अगर रिपल्शन इलेक्ट्रॉन से शील्डिंग बढ़ेगी तो क्या शील्डिंग कांस्टेंट बढ़ेगा कि घटेगा? इंक्रीज करेगा। समझे? अगर शील्डिंग बढ़ गई तो जेड इफेक्टिव कम होगा कि बढ़ेगा? बताओ। कम होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर शील्डिंग अगर इंक्रीज करेगा तो आप बोलोगे कि सिग्मा इंक्रीज करेंगे तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज करेगा। आया समझ में? ठीक है, ये केवल नंबर के रूप में होगा। ठीक है, अब इस सिग्मा को कैलकुलेट करने के लिए, इस सिग्मा को कैलकुलेट करने के लिए एक साइंटिस्ट थे स्लेटर, उन्होंने अपने कुछ रूल्स लिए थे। स्लेटर्स रूल फॉर कैलकुलेटिंग द सिग्मा। ये अपने को पढ़ने हैं। ठीक है, पहले बेटा इसको कंप्लीट करेंगे। स्लेटर कोई तुम्हें बोर तो नहीं हो रहा ना? पढ़ने में मजा तो आ रहा है ना? वेरी गुड। तो यहां पर हम बोलते हैं सिग्मा को शील्डिंग कांस्टेंट, इसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी बोला जाता है। ठीक है, हाँ तुषार बेटा अभी ये वाला डाउट मत पूछो यार, आप लोगों का एक्सेप्शन पे ही दिमाग क्यों जाता है? बाकी चीजें तो लर्न करो, एक्सेप्शन में समय आने पर करवा दूंगा, चिंता काहे कर रहे हो? मुझे पता है वो वाला चीज, आप खुद लर्न कर जाओगे। ये सेम चीज सिद्धांत शाह पूछ रहे हैं, चिंता ना करो, सब हो जाएगा। अब सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करते समय ये देखो कि पहले तो आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करते समय पहले आप लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मुझे अब एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं मैं। पहले इनको रूल को समझा देता हूं। ठीक है, रूल को देखो। ठीक है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम, हाउ इज इट एग्जिस्ट। फिर जिसके बाद होती है ग्रुपिंग। ठीक है, ग्रुपिंग सपोज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस चीज को लिखो, तुम लोग लिखो, तुम कॉपी में लिखो। सिग्मा, सिग्मा हाँ इसे नोट से लिख लेना। हाँ सुमित कुमार बताइए बेटा, क्या इश्यू आ रहा है आपको? सुमित कुमार अपना हैंड रेस करो बेटा, आपको मजा नहीं आ रहा है आज की क्लास में। इन रूल्स को इनफॉर्मली लिख लो, क्योंकि अपन ऊपर नीचे करेंगे ना, तो आपको पता होना चाहिए। हाँ बताइए बेटा। सर जो रूल्स है, ये जो रूल्स बता रहे हो नहीं समझ में आ रहा है। अभी तो मैंने बताया ही नहीं है बेटा रूल, अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया मियाँ। नहीं, वो कांस्टेंट नहीं है, वो ही वाला नहीं समझ में आ रहा है। हाँ अभी समझाएंगे सब, चिंता काहे कर रहे हो? कैलकुलेशन है सिग्मा की,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बताओ सिग्मा बढ़ेगा कि घटेगा? नंबर बताओ, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो सिग्मा बढ़ेगा कि घटेगा? सर नहीं पता सर, वही समझ में नहीं आ रहा, मतलब जो कांस्टेंट बताओ निकल, सिग्मा क्या है? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उस पे शील्डिंग, जो शील्डिंग फोर्स लगता है वो अंदर आना चाहता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो शील्डिंग बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा सर। तो आपने क्यों नहीं बताया कि सिग्मा बढ़ेगा? फिर आपको तो पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो सिग्मा बढ़ेगा। अगर सिग्मा बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। अब सोचो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और यहाँ पे मैं खूब सारे इलेक्ट्रॉन डाल दूं, उनकी वजह से इसको रिपल्शन मिले, तो ये अट्रैक्शन कम होगा कि बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा ना। यस सर। वही तो बात है, इसमें क्या दिक्कत है? ओके सर, लिख रहे हैं। सिग्मा तो कांस्टेंट है, फिर कैसे बढ़ेगा? सिग्मा कांस्टेंट है पर हर कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग अलग है। लिख लिया है, ये वाला पेज लिख लिया? ये वाला पेज लिख लिया? लिखा नहीं तो साइड में कैमरे से फोटो भी खींच लो इसकी, वो जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है, ये वाला लिखो फिर। क्लास की रिकॉर्डिंग आपके प्रीवियस क्लासेस में आती होगी वहां पर। सब बताऊंगा, आप छाप लो, जैसा का जैसा है छाप लो। रात में आती है क्लास की रिकॉर्डिंग, छाप लो। जल्दी जल्दी करो इसे, जल्दी जल्दी छापो। लिख लिया? लिखो। चलो इस चीज को आप कर लेना, टाइम हो गया अब यार, है ना? अब डिस्कशन पे आ जाओ, इस चीज को आप छाप लेना। ठीक है, अब डिस्कशन पे आ जाओ। रेस 4 की दी थी ना मैंने? जिस चीज को डाउट है रेस 4 में, रेस 3 में, रेस 2 में, रेस 1 में, वो बताइए। हाँ शुभम अग्रवाल, बताइए बेटा, आपका क्या डाउट है? ठीक है, इन 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 को पढ़ के आना, इनको याद करके आना, जेड इफेक्टिव वाला रूल्स को। अगली क्लास में जेड इफेक्टिव फिनिश करेंगे। ठीक है, शुभम अग्रवाल बताइए बेटा क्या डाउट है? यस सर, यस सर, मुझे सर आवाज आ रही है क्या? हाँ बोलिए। सर मुझे रेस टू में क्वेश्चन नंबर 8 में आपका सॉल्यूशन है, समझ में नहीं आया। रेस टू क्वेश्चन नंबर 8। एक मिनट रुको बेटा। रेस टू क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या दिक्कत है बेटा? सर पूरा ही नहीं कोई समझ में आया आपका सॉल्यूशन। कोई और बताना चाहेगा रेस टू का क्वेश्चन नंबर 8? सर वो इंटीजर टाइप। हाँ सर मैं एक्सप्लेन। हाँ, प्रिंस सर, हम कुमार, एक्सप्लेन करें। प्रिंस कुमार, मैं नाम ले रहा हूँ बेटा, प्रिंस कुमार एक्सप्लेन करो बेटा।
क्वेश्चन में दिया है an element has same number of neutron as total number of proton or total number of electron. थोड़ा जोर से बोलो बेटा। An element has same number of neutrons as total number of proton or total number of electron. What will be the neutron axis? तो इस क्वेश्चन में करना ये है कि जो हमारे पास पहले बताओ मुझे कि न्यूट्रॉन एक्सिस होती क्या है। न्यूट्रॉन एक्सिस जो हमारे पास होता है वो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है तो हम उसको न्यूट्रॉन एक्सिस कहते हैं। जैसे कि अगर ठीक है बेटा, आप अब कोई और बताएगा, आपका बता दिया आपने। शिवम चौधरी बेटा, बाकी सब लोग माइक बंद करके रखा करो यार, मैंने 1000 बार बोला है आप लोगों से। शिवम चौधरी बताइए बेटा, आप क्या बताओगे? सर वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जितना ज्यादा होता है उतना इलेक्ट्रॉन एक्सिस होता है सर। उतना उतना न्यूट्रॉन एक्सिस होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सिस? सर न्यूट्रॉन एक्सिस होता है सर। न्यूट्रॉन एक्सिस होता है, ठीक है। किससे ज्यादा होता है बेटा? तो प्रोटॉन से अगर 3 ज्यादा है तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सिस होगा, और 4 ज्यादा है तो 4 न्यूट्रॉन एक्सिस होगा सर। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने कितने हैं? सर इसमें सब सेम दिया हुआ है तो न्यूट्रॉन एक्सिस 0 हो जाएगा सर। शुभम समझ में आया? सर n-p में कौन कौन से वैल्यूज थोड़ा आप बता देते? बताओ ना, आप बताओ n-p में क्या आएगा, क्या दिया हुआ है वहां पर? सर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के टोटल नंबर मतलब सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बताइए, तो यहाँ पर n-p क्या होगा? अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है तो n-p क्या होगा? 0। आंसर भी 0 ही है बेटा। ठीक है सर। सर एक वो पेयरिंग एनर्जी एंड एक्साइटिंग वाले में आपने समझाया था ना, वो नहीं समझ में आया। क्या समझ में नहीं आया बताइए? सर उनका वो स्टेबिलिटी वाला नहीं समझ में आया, स्टेबिलिटी वाला पार्ट। पेयरिंग एनर्जी और एक्सचेंज एनर्जी का। हाँ, एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है बेटा? एक्सचेंज एनर्जी जो किस इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज करता है। हाँ, फिर उससे जो एनर्जी रिलीज होती है। हाँ, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, अगर एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है डिक्रीज करती है? इंक्रीज। ठीक है, क्यों? एनर्जी तो बढ़ रही है यहाँ पे, इंक्रीज कैसे कर दी? क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी निकलती है, गोज आउट ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये सिस्टम से बाहर जाती है। सिस्टम से बाहर जाएगी तो सिस्टम में एनर्जी कम होगी कि ज्यादा होगी? कम हो गई ना, तो सिस्टम स्टेबल हो गया ना। यस सर। ठीक है, ये वाली चीज है। नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ते हैं तो एक्सचेंज एनर्जी बढ़ेगी। पियरिंग एनर्जी इनकी वो उसमें जुड़ती है या फिर निकलती है? जुड़ती है। आप खुद सोचो ना, पेयरिंग हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, तो जुड़ेगी ना, उसमें बढ़ जाती है। ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। फूल रखा होगा अपन। हो गया? यस सर, थैंक यू। इसके बाद प्रिंस कुमार, बताइए बेटा क्या डाउट है? ये सब पागल हो जाए। अब जीरो पर अगर जीरो आई, ये सब इस तक फालतू वाला कुछ पूछ सकती हैं। माइक किससे खुला हुआ है? ठीक है, प्रिंस कुमार बताइए बेटा क्या डाउट है? प्रिंस कुमार बताइए, प्रिंस कुमार बताइए बेटा क्या डाउट है? सर रेस फॉर क्वेश्चन नंबर 10। 1 मिनट रुको बेटा। रेस फॉर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इमेजिन अ यूनिवर्स इन विच द 4 क्वांटम नंबर। हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है। इसको यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ठीक है।
सब लोग सुनना, सबको डाउट आया होगा ये 10th वाला। नहीं सर, हो गया है। अच्छी बात है, मैं दोबारा करवा डाउट है दोबारा सर, करवा। डाउट है, डाउट है, डाउट है, सब नाइन डाउट है। भी मैंने मना की। गुड इवनिंग सर। यहाँ पे देखो, इमेजिन ए यूनिवर्स इन विच द 4 क्वांटम नंबर, आवाज किसकी खुल रही है, कैन हैव सेम पॉसिबल वैल्यूज एज इन आवर यूनिवर्स एक्सेप्ट azimuthal क्वांटम नंबर कैन हैव ए इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 0 to, इमेजिन करने को बोल रहा है। अपने यूनिवर्स में क्या होता है, आवर यूनिवर्स में क्या होता है, 3 क्वांटम नंबर सेम रहेगा तो चौथा डिफरेंट आवर होगा। यूनिवर्स में क्या होता है, n की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाती गुड है इवनिंग सर। और l की Good वैल्यू evening, sir. 0 से। सर गुड इवनिंग। हाँ बोलिए, गुड इवनिंग बोलिए। तुम्हें भी आवाज आई ना गुड इवनिंग की? यस सर, सर यस सर, 2 बार है। कोई मजा ले रहा है सर, बोला है सर। नहीं, कोई सीनियर फैकल्टी बोल रहा है, आई थिंक कोई। नहीं सर, कोई बच्चा है ऐसे ही तंग कर रहा है सर, डिस्टर्ब कर रहा है सर वैसे ही। बस अब बोला क्या किया जाए। सर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ना सर, उसका आंसर गलत है सर। एक बार देखते रहो। 10th का एक कंसेप्ट समझाना भी था मुझे, तुम सुनो तो सही। देखो यहाँ पर अपने यूनिवर्स में ये वैल्यू होती है -L to +L इंक्लूडिंग 0, ठीक है, अपने यूनिवर्स में है। अब इसके अकॉर्डिंग अपन ने कई सारी चीजें सोल्व करी, इसके अकॉर्डिंग आपका रूल भी लिखा और सब कुछ किया। अब क्या करते हैं, ये इमेजिन यूनिवर्स की प्रॉब्लम्स होती है, एक शीट में भी आएगी आपकी इमेजिन यूनिवर्स प्रॉब्लम। आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग अपने पास है भी नहीं, खर्चा भी नहीं करना, अपने को सिंपल मेथड फॉलो करना। क्यों? क्योंकि मेथड फॉलो करते हैं तो कभी गलतियां नहीं होती। पहला पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n = 1 एंड n = 2 शेल में, ठीक है। हाँ, n = 1 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो बताइए n = 1 में l की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, बताइए। 0 1 2 0 1 2। हाँ, 0 काहे 0 1 2? क्योंकि उसने Sorry, बोला हुआ है क्योंकि n 0 का से value लेकर n+1 तक 1 जाने, तो यहाँ पे आएगा 0 1 एंड 2। अगर अपने यूनिवर्स में होता तो केवल 0 होता, 0 L1 2 कैसे? 0 1 2, वहाँ पे क्योंकि दिया यहाँ हुआ है पर कुछ। उसने दिया हुआ है 0 से लेकर n+1 तक जा रहा है इन एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, ठीक है। तो अब l = 0, l = 1 और l = 2। अब बाकी क्वांटम नंबर चेंज नहीं किए उसने, तो ml की वैल्यू क्या होगी 0, ml की वैल्यू क्या होगी -1 0 एंड 1, 1 और यहाँ पर क्या होगी -2 -1 0 एंड 1 एंड 1 एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हुए यहाँ पर? सर फर्स्ट में 2, मतलब फर्स्ट में 1, सेकंड में 3, 9 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हुए। Total तो 9। बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 18 18। क्योंकि इसने स्पिन 18 18 क्यों हुए? क्योंकि इसने स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हाँ, चेंज नहीं same की, है। इसने +½ और -½ ही होगा वो, ठीक है। ये मीठा ज्यादा है। जब मैं बोलूं तब मत बोला करो, जब मैं पूछूं तब बोला करो, ठीक है, उसमें फुर्ती दिखाओ। अब n = 2 होगा, तो बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा? जिन 0 लोगों 1 2 को 3 0 1 2 अब टाइप करो सारे के सारे, जिन लोगों को नहीं आया था ये सवाल वो करो, ठीक है। जिन लोगों को नहीं आया था, हाँ, 0 1 2 एंड 3 तक जाएगा, तो l = 0, l = 1, l = 2, l = 3, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग लिखो 0 -1 0 एंड 1 वाला ऑर्बिटल, -2 -1 0 1 एंड 2 वाला ऑर्बिटल, और -3 -2 -1 0 1 2 3 वाला ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये कितने हो गए टोटल ऑर्बिटल आपके पास? हो गए 7, 7 और 5 12 और 4 16 ऑर्बिटल, 16 ठीक है। 16 इंग्लिश मीडियम बाबू, रिलायती बाबू। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 16 × 2, 16 2 32, 32 ये 32 बाबू 32, ठीक है।
आया समझ में? इमेजिन यूनिवर्स का अपन ने एक छोटा सा प्रॉब्लम किया। अब दूसरा वाला देखो, इसका बी वाला, वो क्या बोल रहा है? प्रेडिक्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द एलिमेंट विद एटम 15 एंड 25। अब ये बहुत खतरनाक रूल है। इसमें क्या होता है, आपको आपबाउ रूल नहीं बताता है, ठीक है? इसको आप खुद से करना है ना। मैं आपको इससे भी बढ़िया सवाल देता हूं। नंबर ऑफ सर एलिमेंट इन सेकंड पीरियड, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है? अब पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए पीरियड क्या होता है, ठीक है? यहां पर ध्यान रखो कि पीरियड इज समथिंग दैट स्टार्ट्स विद s orbital s and just before s orbital। पेरियोडिक, हाँ ये बहुत खतरनाक डेफिनेशन है। देखो आपके पेरियोडिक टेबल रखी हुई है सामने, हाँ सर केमिस्ट्री उसमें खोपड़ी जमाओ अपनी और उसमें आके गाड़ो। अब देखो उसमें एस ऑर्बिटल से आपका नया लाइन स्टार्ट हो रहा होगा हमेशा। हाँ सर। एस से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में पी तक जा रहा है, और वापस जब एस आया उससे पहले वो लाइन खत्म हो गया। यस सर। समझे? एस से स्टार्ट हुआ और जब दोबारा नया एस स्टार्ट होने लगा तो नया पीरियड स्टार्ट हो गया। ठीक है ना? सब लोग माइक बंद रखो। ठीक है, तो इसको पीरियड कहते हैं। ये अनऑफिशियल डेफिनेशन है, पर इसको समझो। अब आपबाउ रूल इसके लिए ड्रॉ करो, n+l रूल। इसमें क्या करना है, आपने लिखा l इक्वल्स टू 0 1 2 3 4, यहां पर n की वैल्यू लिखी है आपने 1 2 3 4 5 6। अब बताओ n इक्वल्स टू 1 के लिए l की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है बताओ? 0 1 एंड 2। तो वहां पर यहां पर क्या आएगा? 1s, ठीक है, 1s 1p 1d, फिर 2s 2p 2d 2f, 3s 3p 3d 3f एंड 3g, ऐसे आगे जाता जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते थे? रेलगाड़ी कैसे चलाते थे? ऐसे गए, ऐसे आए, ऐसे गए, n+l रूल ऐसे आए, n+l रूल से। अब बताओ, लिखो 1s 1p 2s, बोलो बोलो, 1d, फिर 2p, फिर 3s 2d 3p 4s 3G है ना? अब समझो, अब बताओ फर्स्ट, अब बताओ फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से सबशेल आ रहे हैं? S and P 1s and 1p। s and p मत बोलो बेटा, पूरा बोलो 1s and 1p। 3D ये अभी तक वहीं चल रहे हैं क्या? बंद करो। ओवर में भी तो जाएगा। होता है क्या? ठीक है, अब समझो 1s 1p। अब सेकंड पीरियड में कौन सा आएगा? 2s 1d एंड 2p। अब बताओ कितने एलिमेंट होंगे? 1d क्यों आएगा सर? 2s 1d भी तो आएगा। अब बताओ कितने एलिमेंट हुए सेकंड पीरियड में? सर हेलो हाँ, सर 1D कैसे हो गया सर? 1d आएगा ना यहाँ पर। मैंने गलत लिखा क्या? 1d नहीं आएगा क्या? n+1 तक जा रही है ना वैल्यू। 1d n+1 तक जा रही है ना वैल्यू l की। हाँ बताओ सेकंड पीरियड में कितना आएगा? 2s 1d और 2p। हाइपोथेटिकल यूनिवर्स है, अपना वाला नहीं है, हाइपोथेटिकल। अब बताओ 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, और d में 10 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन।
अब हर एटॉमिक नंबर जानते हो ना, एक एक करके बढ़ता है, एक एक प्रोटॉन बढ़ता है, एक एक प्रोटॉन बढ़ता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ता है। तो अगर यस सर 18 इलेक्ट्रॉन इस सीरीज में जमा रखें तो 18 एलिमेंट हुए ना। फर्स्ट पीरियड में 8 एलिमेंट, 8 फर्स्ट पीरियड में 8 एलिमेंट और सेकंड पीरियड में 18 एलिमेंट। यस सर समझ आ गया। ठीक है, एलिमेंट 18 क्यों होंगे? क्योंकि हर एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताओ, फर्स्ट पीरियड में आप देखते हो पहला क्या, कौन सा एलिमेंट देखते हो? हाइड्रोजन। उसके बाद क्या आता है? हीलियम। बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? सर वर्टिकल लाइन पीरियड होता है 1। और नहीं, वर्टिकल लाइन को वो होता है, ग्रुप होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है फिर। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। अच्छा, अब बताओ लिथियम का कितना होता है? 3। उसके बाद बेरिलियम का 4। उसके बाद बोरोन का 5। कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10। एक एक करके बढ़ रहे हैं ना। यस सर यस सर। यस सर ठीक है, तो ये हो गए 10th वाला सवाल। ये इसका बी ऑप्शन अब खुद से ट्राई करना। ठीक है, 7 नंबर सर। 7 नंबर में बोला गया है सेलेक्ट द सेट ऑफ क्वांटम नंबर विच इज पॉसिबल फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो हाँ, बी ये भी होना अच्छा चाहिए। सवाल है। हाँ, सर बी आ रहा है सर, इसमें डी दिया हुआ। उसमें बी का है होगा, बताओ बी वाला सर क्योंकि आपने। इसमें m का वैल्यू 0 है सर, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है n सब सेल और मेरा भी आ रहा था सर। हाँ सर मेरा भी बी आ रहा है। हाँ सर मेरा भी आ रहा है। ये आ रहा था सर। गलती करोगे तो सारे ही करोगे ना एक साथ। सर मैं सिया है सर, सिया है मेरा। नहीं सर यस सर मेरा भी। अच्छा, अब चुप रहो, अब सुनो, अब ध्यान से सुनो। मेरा भी आया सर। मेरा ये आया है। मेरा बी आया। बी तुम लोगों ने कॉमेडी समझ रखा है कि इस चीज को मैं आवाज दे रहा हूँ? क्वेश्चन कौन सा? हाँ, कॉमेडी समझ रही है। सुनो चुपचाप। n = 5 है, आपने l भी स्पेसिफाई कर दिया तो l = 2 हो गया, फिर m = 0 कर दिया, ऑर्बिटल स्पेसिफाई कर दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पे n = 5 है, l पता ही नहीं है, तो आपका l 0 भी हो सकता है, l = 1 भी हो सकता है, l = 2 भी हो सकता है, l = 3 भी हो सकता है, l = 4 भी हो सकता है। चारों में से कोई सा भी। आपके पास कंडीशन है m 0 होना चाहिए, तो चारों में से m = 0 वाला ऑर्बिटल निकाल लो, और ms = +½ होना चाहिए, तो हर किसी में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक 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 एक। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। 5 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, समझ में आया? यस सर। नो सर। क्वेश्चन कौन सा था? 7th वाला। नहीं समझ आया सर समझ नहीं आया। 5 इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ? सर क्या है ना, आप कहोगे इसको, आपको फालतू में बोलने में लगा रही है। आप सुनो तो सही, सब लोग माइक बंद करो। सब लोग माइक बंद करो। ठीक है, आप समझो, यहाँ पर आपको स्पेसिफाई कर रखा है एक ऑर्बिटल इस चीज में, तो एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पर आपका सबशेल ही पता नहीं है, उसने केवल ये बोला है कि 5वें सेल में m = 0 वाले ऑर्बिटल्स उठाने हैं। तो आप क्या बोलोगे, कौन सी सबशेल के? उसने कहा मेरे को नहीं पता, तो आप बोल दोगे कि मैं इस सब l = 0 वाली सबशेल के भी उठा सकता हूँ, l = 1 वाले के भी, l = 2 वाले, l = 3 वाले और l = 4 वाले भी उठा सकता हूँ। बस स्पिन क्वांटम नंबर +½ होना चाहिए। तो सब में से सबके उस ऑर्बिटल में से एक एक इलेक्ट्रॉन उठा लो, तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। यस सर अब आ गया समझ। सर फिर टोटल इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं उठाए? क्योंकि +½ दिया हुआ है उसमें, देखो ms की वैल्यू। सर क्वेश्चन नंबर 5 में सर आंसर बस ए दिया हुआ है, सर बी भी होगा माइनस है सर। +½ दिया हुआ है उसमें d1। सर 5 का डी भी होगा ना, बस ए दिया हुआ है। Pauli exclusion principle state that
no two electron in an atom can have a same हाँ, ये four तो सही quantum है। number. D का हाँ। ये होगा। सर बी आप लिखवाए हैं सर, बी नहीं, बी मैं ये नहीं बोला, मैंने बोला था अपोजिट स्पिन का होता है। मैंने पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये नहीं बोलता है कि वो प्लस हाफ और माइनस हाफ सॉरी होगा। सॉरी सॉरी सर। हाँ, तो जो गालियां देनी है बेटा ये क्लास में मत किया करो, वरना क्लास से बाहर निकाल दूंगा मैं। एक्साइटमेंट थोड़ा कंट्रोल करो। हाँ सर फिफ्थ का ए भी होगा ना? ए ही होगा बेटा। सर 9 का सी बता दीजिए सर। कौन सा वाला? सर 9 का सी। अब ऐसे मत बोलो, अब मैं पूछ लेता हूँ। शिवम चौधरी बताइए बेटा क्या डाउट है आपका? सर मेरा ये डाउट नहीं है सर, जो आपने क्वेश्चन कल दिया था सॉल्व करने के लिए उसमें डाउट है सर। अच्छा रुको, अमित कुमार बेटा आपका डाउट? सर हो गया सर, ये 3 क्वेश्चन 5 7 9। अच्छा शुभम को अपना हैंड लो कर सर लो। 9 शुभम 9 9 9 सर 9 वाला सर, 9 का ए। ये चीजों के तो सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर रखे ना, उनमें भी तो बता रखी होगी ये चीजें। सर कहाँ दिए? सर 3 नंबर बता दीजिए। सर अब मैथ की क्लास का टाइम हो गया सर। सर 9 ए बता दीजिए। नंबर बता दीजिए। 9 वाला बता रहे हैं, फिर जिसके बाद कल डिस्कस करेंगे परसों। मैथ की क्लास का टाइम हो गया सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s1। इसमें बताइए m = 0 वाले। तो ये तरीका तो मैंने बताया था यार, इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? m = 0। हाँ यार मेरा क्या है? इसमें क्या दिक्कत आ रही है? इसमें देखो ना ml की वैल्यू 0 0, यहाँ पर आपका -1 0 और 1 और फिर 0। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या दिक्कत है? 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। बाकी चीज अगली क्लास में करेंगे, ठीक है सर क्लास में आएंगे सर, कल क्लास केमिस्ट्री की कौन बुक बेस्ट बुक कौन सी है सर? अभी नहीं